हेलो दोस्तों, जैन लिपि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभापति महोदय, योजनाएं हाथ में ली गई है जिनके द्वारा लोगों को काम मिल रहा है और सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई है। जहां आवश्यक है वहां मुफ्त खाना भी दिया जा रहा है। विदेशों से आए हुए अन्न की कीमत अधिक होने के कारण अन्न का दाम चढ़ गया है। सरकार की ओर से घाटा सहते हुए सस्ता अनाज बेचकर जो सहायता की जाती थी उसे कम कर देने से भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और जहां नाप तोल कर अन्न बांटा जाता था वहां लोगों को कष्ट कुछ और बढ़ा है और कुछ असंतोष पैदा हुआ है। वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आने से इसका प्रभाव कुछ कम हो गया है। अन्न संबंधी सहायता कम कर दिए जाने के कारण कई राज्यों की सरकारों ने अन्न आयात करने की अपनी आवश्यकता का वास्तविकता की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक ठीक अनुमान लगाया है और इससे जो अनाज की मांग राज्यों से आया करती थी वह कुछ कम हो गई है और फलतः उनका आयात कम हो जाएगा। यह आज की स्थिति में और आगे के लिए भी अवश्य ही लाभदायक है। जो राशि अन्न संबंधी सहायता न देने से बची है वह छोटी मोटी आवश्यक योजनाओं में लगा दी जाएगी जिनसे आगे अन्न की उत्पत्ति बढ़ेगी और इस तरह हमें अपनी खाद्य समस्या हल करने में सहायता मिलेगी। हमारी सरकार इन सब बातों पर बहुत ध्यान से विचार कर रही है। उसे तात्कालिक और भविष्य के लाभ को तुलनात्मक दृष्टि से देखना है। साथ ही वह इस बात के लिए भी चिंतित है कि लोगों को कोई कष्ट न हो और उससे जो कुछ हो सकेगा वह इस विपत्ति को टालने के लिए करेगी। पैरा योजना आयोग अपनी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दे रहा है। इस योजना में एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ी गई है वह है देश भर में 55 सर्वोन्नति योजनाओं का प्रस्ताव। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राविधिक सहयोग योजना द्वारा दी गई सहायता से ही यह संभव हो सका है। इस सर्वोन्नति योजना का प्रयोजन न केवल खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना ही है बल्कि उससे भी कहीं अधिक यह है कि सब लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा किया जाए। आशा की जाती है कि यह योजना उन्नति करेगी और भारत का एक बड़ा भूभाग इसके अंतर्गत आ जाएगा, परंतु यह तभी हो सकता है जब इसे जनता का पूरा सहयोग मिले। मेरा हार्दिक विश्वास है कि इस बात में भी जैसे कि योजना आयोग के और दूसरे प्रस्तावों को पूरा करने में मिला है, जनता का पूरा सहयोग मिलेगा। कृषि द्वारा उत्पादन के मिले जुले कार्यक्रम में संतोषप्रद प्रगति हुई है। 1947 से 48 की तुलना में जब पटसन का उत्पादन 16 लाख गांठ था, 1951 से 52 में उत्पादन बढ़कर 46 लाख गांठ हो गया है। इन्हीं दिनों रुई का उत्पादन भी 24 लाख गांठ से बढ़कर 33 लाख गांठ हो गया है। यद्यपि
कुछ प्रदेशों में सूखा पड़ जाने से इस बढ़ती से कोई लाभ नहीं पहुंचा है। पेरा महोदय, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में बाल दास्ता विरोधी आंदोलन लगातार मुखर, संगठित और व्यापक हुआ है, जिसके नतीजे भी सामने आए हैं और बाहरी दबाव भी है। लेकिन स्त्रियों के कम होते जाने से के खिलाफ न तो इस देश में कोई संगठित आंदोलन है और न ही कोई बाहरी दबाव। जिस प्रकार बाल दास्ता का संगठन विरोध हो रहा है, उसी तरह स्त्रियों के गायब होने का क्यों नहीं। आज भी देश के बहुत हिस्सों में कन्याओं को जन्म लेते ही मार दिया जाता है और तो और समाज के रूढ़ दृष्टिकोण के कारण शिक्षा और विज्ञान भी कातिलों की मदद कर रहे हैं। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण की बढ़ती हुई लोकप्रियता और इस प्रशिक्षण के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क हमारी सामाजिक संरचना की अभिव्यक्ति है। कुछ लोग बेहद शर्मनाक तरीके से कहते हैं कि बेटी हो या बेटा, यह निर्णय लेना हमारा प्राकृतिक अधिकार है। इसके लिए यह लोग बच्चों की सीमित संख्या का तर्क भी देते हैं। इनके अनुसार जब बच्चों की सीमित संख्या का अधिकार उनका है, तो वह बेटा हो या बेटी, यह भी उनका स्वतः सिद्ध अधिकार है। कुछ लोग यह तर्क भी देते हैं कि ऐसे बच्चे को जन्म देकर क्या फायदा, जिसके साथ आजीवन असुरक्षा का भय जुड़ा रहे। उनके अनुसार न तो बेटी घर में सुरक्षित है, न बाहर, न वह शादी से पहले सुरक्षित है, न शादी के बाद, न वह पढ़ाई लिखाई के स्थान पर सुरक्षित है और न ही कामकाज के स्थान पर, न वह परिजनों से सुरक्षित है और न ही अन्यों से। फिर इस असुरक्षा के आतंक में क्यों जिया जाए। पेरा कितना बर्बर और आदिम है। यह तर्क कि रोग का उन्मूलन न हो तो रोगी को ही खत्म कर दिया जाए। क्यों नहीं हम उन तमाम कारकों के विषय में सोचते जिनके कारण बेटियां आजीवन असुरक्षा और आतंक के साए में जीने को विवश है। क्यों नहीं हम उन तमाम रूढ़ियों, मान्यताओं, संदर्भों और परंपराओं के खिलाफ बगावत करते जो बेटियों को अवांछित बनाती है। क्यों ऐसे मूल्यों के पोषण के खिलाफ सतत अभियान नहीं चलाया जाता जो तमाम तरह की गैर बराबरी की हिमायत करते हैं। क्यों ऐसी मान्यताओं का पोषण नहीं किया जाता जो यौन आधारित असमान रूढ़ियों का खंडन करती है। दरअसल हमारी मानसिक संरचना पूरी तरह से विभाजित है। एक ओर हमारा संस्कारगत मन है, दूसरी ओर है नई चेतना से सुसज्जित मन। संस्कारगत मन यौन आधारित गैर बराबरी का पोषण करता है, लेकिन नई चेतना से सुसज्जित मन उसका विरोध करता है। लेकिन संस्कारगत मन नई चेतना पर हावी हो जाता है और यथास्थितिवाद को बनाए रखने में जुट जाता है। नई चेतना से सुसज्जित मन संस्कारगत मन के विरुद्ध लंबी अवधि तक संघर्ष नहीं करता है। नई चेतना की गोद भर से संस्कारगत मानसिकता को बदलना संभव नहीं है। यही कारण है कि स्त्रियां लगातार गायब होती
जा रही है और कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। स्टॉप।